तो हाउस प्रॉपर्टी हमारा सेकंड नंबर का हेड है। फर्स्ट हेड होता है सैलरी और सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आपकी टैक्सेबल होती है, उसके लिए सेक्शन 22 ने बता रखा है कब कब इनकम टैक्सेबल होती है। इसमें हम सीखने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे और कब टैक्सेबल होगी। और ये नोशनल इनकम होती है, रियल इनकम नहीं होती। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम है 10,000 लेकिन हम 8,000 पे लगाएं और इनकम ही नहीं हो रही है तो भी हम टैक्स लगा दें आपकी इनकम पर। तो वो कैसे होगी वो हम पूरा इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बेसिस ऑफ चार्ज में कहता है एनुअल वैल्यू। हम नोशनल इनकम जो लगाते हैं जिस पर टैक्स लगाते हैं उसे एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी देयर टू। मतलब आपके पास जमीन हो और बिल्डिंग हो। अगर खाली जमीन है तो वैकेंट प्लॉट को अगर आप किराए पर दे देंगे तो वो यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग होनी जरूरी है। ये सेक्शन 22 में बताया है, ठीक है। ऑफ विच द असेसी इज द ओनर। तो असेसी क्या होना चाहिए? एक तो आपके पास बिल्डिंग हो और असेसी क्या होना चाहिए? ओनर। असेसी ओनर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किराए की जगह ली और आगे किराए पर दे दिया, 10,000 की किराए की जगह ली 12,000 में दे दी, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप ओनर नहीं है उसका। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगा यहाँ पर सेक्शन 24 की डिडक्शन मिलेंगी आपको। और प्रोवाइडेड सच प्रॉपर्टी और एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज्ड बाय असेसी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर इस बिल्डिंग में आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आप P&L अकाउंट बनाओगे। P&L अकाउंट में खर्चे में आप अपना दिखा दोगे, इनकम टैक्स सब कुछ PGPP मतलब बिजनेस की इनकम में आएगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप किसी बिल्डिंग में अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो उस बिल्डिंग की इनकम, नोशनल इनकम भी क्योंकि बोला टैक्सेबल होती है, उस बिल्डिंग की इनकम नहीं निकाली जाएगी इस चैप्टर में। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर, तो वो टैक्सेबल नहीं है इन शॉर्ट। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बिजनेस इनकम में टैक्सेबल है। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस चलाते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। आप ओनर नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगी। बिल्डिंग नहीं है, खाली जमीन है, टैक्सेबल नहीं होगी। इस चैप्टर में क्या असेंशियल कंडीशन है? अभी जो मैंने बताया दोनों कंडीशन लिखी हुई है। असेसी कौन होना चाहिए? ओनर या डीम्ड ओनर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड ओनर? सेक्शन 27 में बता रखा है कि आप एक्चुअल में लीगली ओनर नहीं है तो भी हम मानेंगे आप ओनर हैं और आप ही की इनकम मानी जाए। कैसे? सपोज एक आदमी को पता है कि उसकी अपनी इनकम है 10 लाख की, और उस आदमी को पता है कि हाउस प्रॉपर्टी से भी मेरी 5 लाख की रेंटल इनकम हो रही है, तो टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ेगा। उसने सोचा कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है? जो उसका ओनर होता है। इस इंसान ने, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने ये हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ मिसिज ए के नाम पर कर दी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा इस प्रॉपर्टी का ओनर मिसिज ए है तो उनकी इनकम पर टैक्स लगाइए। और हमें पता है कि 87A की रिबेट मिल जाएगी, तो हमारी 5-7 लाख रुपए तक की इनकम तो वैसे ही फ्री हो जाएगी। तो इन्होंने सेक्शन 27 में क्या कहा कि अगर किसी ने अपनी स्पाउस को घर ट्रांसफर किया है अदरवाइज देन एडुकेट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में या सस्ते में, अगर कोई मिस्टर ए अपनी वाइफ को दे रहे हैं और ये प्रॉपर्टी सपोज 2 करोड़ रुपए की है, तो 2 करोड़ रुपए मिसिज ए मिस्टर ए को देंगी, तभी डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, नहीं तो डीम्ड ओनर माना जाएगा। हाँ, ये तो जरूरी है कि वो हस्बैंड है, वाइफ है, वो अपनी वाइफ को सस्ते में दे सकता है। 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 2.25 करोड़ में तो दे सकता है, लेकिन फ्री में दे रहा है या 50 लाख में, 10 लाख में दे रहा है, तो ओनर मिस्टर ए ही माने जाएंगे। ये माना जाएगा कि मिस्टर ए टैक्स बचाने के लिए उनको जबरदस्ती का ओनर बना रहे हैं, तो मिसिज ए की इनकम नहीं मानी जाएगी।
मिस्टर ए की ही मानी जाएगी, क्योंकि डीम्ड ओनर कौन माने जाएंगे? मिस्टर ए। लीगल ओनर कौन है? मिसिस ए। लेकिन इनकम टैक्स वाले इस चैप्टर के लिए डीम्ड ओनर किसे मानेंगे? मिस्टर ए। ठीक है, गिफ्ट कर दिया। लेकिन ये सेक्शन के हिसाब से मिस्टर ए ही ओनर माने जाएंगे इस चैप्टर के लिए, और वो रेंटल इनकम की बात, हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दिया है और उससे रेंट मिल रहा है, तो रेंट किसकी इनकम में जाएगा? इस मिस्टर ए की इनकम में, क्योंकि सेक्शन 27 कह रहा है हम मिस्टर ए को ही ओनर मानेंगे। ठीक है, तो इन्होंने सोचा माइनर चाइल्ड के नाम कर देते हैं, तो माइनर चाइल्ड को देंगे। तो इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड, तो क्या होगा? ट्रांसफरर इन द केस इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो यहाँ पर भी मिस्टर ए ने अपने सन के नाम पर कर दिया जो माइनर है, तो वापस से मिस्टर ए के ही ओनर माना जाएगा। दिस वुड हाउ एवर नॉट कवर केसेस वेयर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। अब एक बार बताओ, मिस्टर ए है, वो ये हाउस प्रॉपर्टी 2 करोड़ की, इनकी एक माइनर मैरिड डॉटर है, माइनर मैरिड डॉटर है, उसके नाम पर थोड़ी ना कर देंगे, क्योंकि अगर उसके नाम पर कर दिया तो ये प्रॉपर्टी तो एक तरीके से चली गई हमेशा के लिए ससुराल वालों के पास। तो कोई अपना केवल 5-10 लाख की इनकम पर 30% का टैक्स बचाने के लिए कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थोड़ी ना दे देगा। बालक को तो इसलिए कर देगा कि बुढ़ापे का सहारा है मेरा लड़का, बुढ़ापे में काम आएगा। लड़की तो पराया धन हो गई, शादी हो गई, तो अब थोड़ी ना उसके नाम करेगा। तो इन्होंने कहा कि तुम उसके नाम करोगे, कर दो, फिर हम आपको डीम्ड ओनर नहीं माने। तो अगर ये मिस्टर ए अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम करेगा तो मिस्टर ए ओनर नहीं माना जाएगा, इस चैप्टर के डॉटर ही मानी जाएगी। ठीक है, where the individual transfer cash to his or her spouse or minor child and transferee acquire a house property out of such cash, the transferor shall not be treated as deemed owner of the house property. Such transaction will however attract clubbing provision. एक चैप्टर है अलग से क्लबिंग, उसमें सब कुछ यही लिखा है कि कोई टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम या कैश वगैरह देता है तो वापस उसकी इनकम में क्लब हो जाता है। तो सेम यही सेक्शन सब कुछ ऐसे लिखे हैं, तो वहाँ क्लबिंग हो जाएगी। घर देगा तो डीम्ड ओनर, कैश देगा वो कैश से घर खरीदेंगे तो क्लबिंग हो जाएगी, मतलब बच नहीं पाएंगे। होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट, द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट shall be deemed to the owner of all property comprised in the estate. The impartible estate, as the word itself suggests, is a property which is not legally divisible. मान लिया आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसके 2-3 ओनर हैं, लेकिन आपके कब्जे में है वो, तो आपको ही ओनर माना जाए। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो कई जगह क्या होता है, मान लिया मैं हूं, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ एक सोसाइटी में। ये एक सोसाइटी है, इसमें बहुत सारे घर हैं, तो एक घर 50 लाख का है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं घर खरीदता हूँ, 50 लाख देता हूँ और घर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या कहा है कि आप ये घर हम उसको देते हैं जो हमारी सोसाइटी में मेंबर होता है, और मेंबरशिप फीस 50 लाख है। इट मीन्स उन्होंने कहा कि हम ये सारे झंझट खत्म कर रहे हैं, ये सारे के सारे घर सोसाइटी के नाम ही रहेंगे। अगर आप इस घर को खरीदना चाहते हो, सोसाइटी को घर की कीमत दो, सोसाइटी के मेंबर बन जाओ, वो आपको रहने का अधिकार दे देंगे। तो ओनर तो मैं हूं, 50 लाख दे दिए, लेकिन लीगल ओनर तो सोसाइटी है, तो मैंने ये घर किराए पे दे दिया, तो कायदे से किराया मुझे मिल रहा है, तो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहूंगा कि आपके इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन में लिखा है कि ओनर के लिए टैक्सेबल होता है, तो सोसाइटी पे टैक्स लगाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक सेक्शन 27 भी है, वहां लिखा डीम्ड ओनर के लिए टैक्सेबल होता है, और हम इस सिचुएशन में डीम्ड ओनर आपको ही मानेंगे और आपको ही टैक्स देना, तो इसलिए ये पॉइंट भी डाला गया। ये पॉइंट क्लियर है?
पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। देखो क्या हुआ, मान लिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने एक डीलिंग करी। मिस्टर ए ने अपना एक घर, ये वाला घर बेच दिया, सोल्ड टू मिस्टर बी। घर 50 लाख रुपए का तय हुआ, इन्होंने कैश इन्हें दे दिया, घर इनके पास आ गया, चाबी इन्हें मिल गई, मिस्टर बी रहने लग गए, पैसा उनको मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इसकी रजिस्ट्री बी को करानी पड़ती है अपने नाम। अभी वो नहीं हुई है, तो लीगल ओनर कौन है? मिस्टर ए। तो अब मिस्टर बी कह रहे हैं कि रेंटल मिल रहा है, मिस्टर ए लाइबल है, मैं क्यों, मैं तो ओनर ही नहीं हूं अभी इस घर का। तो इसमें 27 में लिखा है कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, पैसा चला गया, पोजीशन चला गया, केवल रजिस्ट्री नहीं हुई, तो हम मिस्टर बी को ही डीम्ड ओनर मानेंगे, इवन दो लीगली ओनर नहीं है, लेकिन एक्चुअल ओनर यही है मिस्टर। ठीक है, क्लियर है ये भी? अगर आपने 12 साल से कम पीरियड नहीं, उससे ज्यादा के लिए किसी से लीज पर कोई एसेट लिया, देखिए जब कोई किराए पर एसेट लेता है तो 1-2 साल के लिए होता है, और कई बार क्या करती है, पहले क्या करती थी गवर्नमेंट, लीज पर आपको देती थी। जैसे हमारी बिल्डिंग है, ये भी हमें 99 ईयर की लीज पर मिली हुई है, तो अभी पता चला 50 साल बचे हुए, ओनर तो हम ही हैं, लेकिन देखा जाए तो लीज पर है, लेकिन एक्चुअल में ओनर हम है। तो अब मैं ये कहने लगूं मैंने किराए पर दिया तो भैया टैक्स देगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमने तो लीज पर लिया उससे। ऐसा नहीं है, अगर 12 साल से ज्यादा लीज है तो उसे ओनर ही माना है, ये बात बोला। ठीक है, ये भी क्लियर है पॉइंट। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जब आपकी हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल ही नहीं होती। वो क्या सिचुएशन है? फार्म हाउस। अगर एग्रीकल्चरिस्ट है और फार्म हाउस है तो ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती। अगर आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो वो भी टैक्सेबल नहीं होती है, क्योंकि ये स्पेशली लिखा है कि आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, कुछ साल पहले तक एक घर फ्री होता था, अब 2 घर फ्री है, तो आपके 2 घर फ्री है। अगर आपके पास 2 घर है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। कायदे से तो 3 घर है तो भी मैंने किराए पे नहीं दिए, लेकिन इन्होंने कहा 2 घर फ्री करा सकते हो। 3 घर है ना, तो तीसरा घर हम डीम टू बी लेट ऑन मान लेंगे, इसलिए हमने कहा था शुरू में नोशनल इनकम पे टैक्स लगता है इस शब्द। 3 घर है तो तीसरा घर को मान लिया जाएगा किराए पे है, किराया नहीं आ रहा, मान लेंगे किराए पे है और टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे पास 10 घर है, कोई से 2 घर में फ्री करा लूंगा, 8 घर की इनकम कंप्यूट होगी और टैक्सेबल होगी। 2 घर कोई से मैं चाहूं फ्री करा सकूं। पुराने राजा महाराजा का कोई एक महल फ्री हो जाए। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे हैं, दादा परदादा राजा थे, का एक महल है, महल की कीमत पता चला 5,000 करोड़ रुपए है, उसकी अगर रेंटल इनकम ही निकालेंगे तो मर जाएगा, वो टैक्स भी नहीं दे पाए, तो वो फ्री है। ठीक है, प्रोवाइडेड वो अपने लिए यूज कर रहा है रहने के लिए, तो किराए पे नहीं दे रहा है ना, किराए पर देगा फिर तो टैक्सेबल हो गई, मतलब यूज कर रहा है अपने लिए, तो फ्री हो जाएगा। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी सब फ्री है, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, उनके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी। लोकल अथॉरिटी नगर निगम, उनके पास तो हजारों प्रॉपर्टी होती है, तो उन पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए आप यूज कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ट्रेड यूनियन के लिए यूज कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। पॉलिटिकल पार्टी यूज कर रही है तो टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी आपके पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड एक अलग चीज होती है, तो वो आपकी उस पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है। जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, खरीदा बेचा, तो उसके बाद तो 10-10 15-15 होगी, तो उस पर थोड़े ना टैक्स लगाएंगे, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगता था, लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू करा,
मान लिया मेरे पास 2 प्रॉपर्टी है और मुझे पता है 2 से ज्यादा होते ही टैक्सेबल हो जाएंगे, तो मैं गया या अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा 2 से ज्यादा टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्टॉक इन ट्रेड है फिर तो टैक्सेबल नहीं होंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एक है ना दिखाया, मैंने बिजनेस शुरू करा। मैंने दिखाया मैं कौन हूँ, प्रॉपर्टी डीलर। मैंने 10 प्रॉपर्टी खरीद ली, मैं कह रहा हूँ बिक नहीं रही मेरे से, लेकिन है क्या वो, स्टॉक इन ट्रेड। ये दिखा रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्या कर रहा हूँ, ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, मैं उसे यूज कर रहा हूँ। तो 2 से ज्यादा टैक्सेबल हो जाती है, सब फ्री हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जब पता चला लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, 2 साल तक तो हम मान सकते हैं बिक नहीं रही आप, लेकिन 2 साल के बाद जब आपने जिस साल खरीदी है ये, वहां के एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से 2 साल तक तो ठीक है, हम टैक्स नहीं करेंगे, लगाएंगे, लेकिन इसके बाद हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, और 2 साल तक भी तभी नहीं लगाएंगे जब किराए पे ना दियो, किराए पे दियो होगी तो भी लगा देंगे उन 2 सालों में भी, लेकिन अगर आपने किराया नहीं दिया तो 2 साल तक तो हम फ्री कर देंगे, 2 साल के बाद उसे टैक्सेबल कर। अब कह दो आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो भी आपको टैक्सेबल। अब इसे इनकम को निकालने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। तो इस इनकम को निकालने का मेथड है कि सबसे पहले आपको एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है, और सारा खेल इसी का ही है इस चैप्टर में, कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब एक तरीके से कितनी इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। ये एक नोशनल इनकम है, एक्चुअल इनकम जरूरी नहीं है ये हो। तो क्या होगा, एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी, इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस और लोकल टैक्सेस पेड बाय ओनर माइनस हो जाएंगे। अब आप एक देखो, मान लिया मैंने एक घर किराए पर दिया, 5 लाख रुपए का किराया आया साल में, लेकिन उस पे हाउस टैक्स या लोकल टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस 50,000 लग गए, तो मेरी जेब में तो 4.5 लाख ही आए ना, तो कायदे से 4.5 लाख पे टैक्स लगना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है माइनस कर देंगे, प्रोवाइडेड यू हैव पेड, एक्चुअल पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि इसकी पेमेंट हो जाए, और पेमेंट कौन करे, अगर मैंने किराएदार से कहा भैया तू दे, तो मेरी जेब से थोड़ी ना जा रहा है जो मैं लेस करूँ, ओनर पेमेंट करेगा तभी लेस होगा, पेमेंट हो जाएगी तभी लेस होगा। ठीक है, दोनों बात, पेमेंट हो, एक्चुअल पेमेंट, और ओनर पेमेंट कर। और अगर हम ग्रोस एनुअल वैल्यू में से ये टैक्सेस माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा उसे एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू कह देते हैं। अब जैसे एक इसमें फिर सेक्शन 24 में, ये सेक्शन याद रखना आपको, 24A में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 30% एनुअल वैल्यू का, मतलब इस वैल्यू का। तो इन शॉर्ट, जैसे मान लिया ये आया 5 लाख, या आया 50,000, या गया 4,50,000। अब 4,50,000 का 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। आज से 15-20 साल पहले ये नहीं मिलती थी 30%, इसकी जगह नो डिडक्शन मिलती थी अलग अलग, ग्राउंड रेंट की अलग, रिपेयर मेंटेनेंस की अलग, बहुत कुछ होता था। वो सबको आसान बनाने के लिए उन सबको खत्म किया गया और कहा गया हम आपको फ्लैट 30% की डिडक्शन दे दें, क्योंकि आप जब कलेक्शन के लिए जाते हो रेंट के तो भी आपका खर्चा होता है, रिपेयर मेंटेनेंस में भी ओनर का खर्चा होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो खर्चा होता है। तो वो सब पहले अलग अलग होती थी, अब इन्होंने कहा एक साथ 30%। दूसरा, सपोज आपने घर खरीदा लोन लेके, तो आपको रेंट मिल रहा है, आपने क्या सोचा था कि अगर हम घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं, लोन पे इंटरेस्ट देना है, हम घर किराए पर देंगे, किराया मिलेगा, हम इंटरेस्ट दे देंगे, लोन की इंस्टॉलमेंट दे देंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं। अब मैंने क्या करा, घर खरीदा, लोन लिया, रेंट पर दे दिया घर, रेंट मिलता है, मैं लोन की इंस्टॉलमेंट दे देता हूँ। बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टैक्स दो, तो मेरे पे टैक्स के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और जो लोन पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ वो मेरा क्या खर्चा है ना, और बिना लोन लिए मैं इस घर को किराए पर नहीं दे सकता था, खरीद ही नहीं सकता था, तो लेस हो जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B में लेस हो जाता है। ठीक है, 24B में लेस हो जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ठीक है,
करंट ईयर का भी, प्री पीरियड का भी, ये क्या होता है ये हम सीख लेंगे। अब अगर आपको इंडिया के बाहर घर है, किराए पे दे दिया, और आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाएगा या नहीं? क्योंकि ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो इंडिया के बाहर की इनकम भी टैक्सेबल होती है, वो लिखा है, ये बात पता चल गई आप। दूसरा, आपने किसी से लोन लिया, उस पर आपने क्या दिया, इंटरेस्ट, और उस वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, सपोज उस पर टीडीएस का एक सेक्शन एप्लीकेबल है, और आपसे बोला गया कि जब आप उसको इंटरेस्ट देंगे तो आपको 10% टीडीएस डिडक्ट करके उसे देना है, और आपने टीडीएस काटा नहीं, तो आपको छूट नहीं मिलेगी 24B में। 24B में अगर आपने इंटरेस्ट देते हुए टीडीएस नहीं काटा, और काटना चाहिए था, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, 30% की जो डिडक्शन है वो फ्लैट डिडक्शन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये जो 30% है ना, आपने खर्चा किया नहीं किया कोई लेना देना नहीं है, सीधा 30% की डिडक्शन है। ठीक है, ये डिडक्शन दो सिचुएशन में नहीं मिलेगी। दो तीन सिचुएशन क्या, पहली तो अगर एनुअल वैल्यू नील है, मान लिया ये आया नील, तो नील का 30% भी तो नील ही होगा ना। सपोज हमने 10 साल से टैक्सेस नहीं दिए थे, इस साल 10 साल के टैक्स दिए, तो किराया है आपके पास 2 लाख, तो 2 लाख का टैक्स दे दिया आपने, है ना। तो ये क्या हो गया, नील, इसका 30% भी नील हो गया। तो ये लिखा है एक बात। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, वो अभी हम पढ़ेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। In case property held as a stock in trade and whole or any part of the property is not let out during the whole or part of the year up to 2 years, तो ऐसी सिचुएशन में 2 साल तक तो टैक्सेबल ही नहीं है, तो डिडक्शन मिलने की बात ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है GAV निकालना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना। तो इसे निकालना सीखते हैं। तो मैंने क्या कर रखा अपने असाइनमेंट में, इसके अलग अलग केस बना रखे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, ये हो तो कैसे होगा, ये हो तो, वो सारा खेल इसी का है। आपने GAV निकाल लिया तो 99% आपका क्वेश्चन ठीक है। तो पहला केस मैंने प्योर लिया बिना टेंशन का, पूरे 12 महीने के लिए आपने घर किराए पे दिया, पूरा घर किराए पे दिया, पूरा घर किराए पे दिया, पूरा 12 महीने के लिए किराए पे दिया। तो केस नंबर 1 क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर फुल ईयर। ठीक है, तो ये आप जल्दी से केस नंबर 1 लिखिए कॉपी में, और कंप्यूटेशन ऑफ GAV, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर फुल ईयर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक होती है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम हमारे घर की वैल्यूएशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस। कई बार हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 20,000 विच इज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ऐसा लिखा होता है ज्यादातर क्वेश्चन कि म्युनिसिपल टैक्सेस हैं 20,000 विच इज 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 10%, 2 लाख, है ना, क्योंकि क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 10% इज म्युनिसिपल टैक्सेस, तो म्युनिसिपल वैल्यू इज म्युनिसिपल टैक्सेस डिवाइड बाय 10%। तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो घर की लेट आउट वैल्यू है, ये म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से क्या है, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो स्किप कर देंगे। मान लेते हैं ये हमें दे रखी है 11,000 रुपये। एक होती है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर घर को किराए पर दिया जा सकता है, जैसा घर आप है ऐसा ही घर आसपास के इलाके में हो, उस एरिया में हो, घर उतना बड़ा हो, उसकी किराया कितना है, वही आपके घर का किराया भी होना चाहिए। एक होता है ना, हमारे आसपास 2 कमरों का मकान 10,000 में जा रहा है, 8,000 में जा रहा है, तो वही हमारा घर भी उसी रेट में जाएगा, उस एरिया में, उस उतना बड़ा घर। तो फेयर रेंटल वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखी होगी,
ये वो वाली वैल्यू है जिस वैल्यू पर घर को किराए पर दिया जा सकता है, क्योंकि आसपास वाले मकान, आसपास वाला एरिया, आसपास में उतना मकान इतने में दिया जाता है। मान लिया ये दे दिया 10,000, तो 11,000 म्यूनिसपैलिटी म्यूनिसिपल के हिसाब से 11,000 में घर किराए पे होना चाहिए, आसपास के एरिया के हिसाब से ऑन एन एवरेज 10,000 है। तो इन्होंने कहा दोनों में से जो ज्यादा है उस पर आपको घर किराए पे देना चाहिए, विच एवर इज हायर, दैट इज 11,000। अब क्या है, कहीं कहीं स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है। ऐसा होता है, बीच में क्या हुआ, किराएदार रखा 10,000 रुपए, उसे कहा अगले महीने 20,000 किराया है भैया, रहना है वरना निकल अगले साल। मतलब अब उसकी कुछ ऐसी मजबूरी है, वो उस जगह छोड़कर नहीं जा सकता, या क्या है कि हम एक लिमिट से ज्यादा किराया ना बढ़ा पाए, उसके लिए बीच में गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करा था। अगर वो एप्लीकेबल है तो गवर्नमेंट के हिसाब से इस एरिया में इससे ज्यादा किराया नहीं होना, ये मैक्सिमम किराया है। मान लिया गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आपका ये एरिया, ये घर, इसका किराया 8,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो गवर्नमेंट अपने मुंह से कह रही है कि 8,000 से ज्यादा किराया नहीं होना चाहिए, तो ये हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल रहे हैं एज पर गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारा घर इतने में किराए पे जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने अपने आप से अपने लॉ में, कानून में बोला है कि 8,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमसे कैसे कहते हैं 8,000 से ज्यादा किराया ले लो। तो विच एवर इज लेस, मतलब 8,000 रुपए, ये एक एक्सपेक्टेड रेंट होता है कि इतना किराया होना ही चाहिए घर का। तो ये एक्सपेक्टेड रेंट होता है, ये हम जगह जगह बार बार निकालेंगे। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। तो हमने क्या करा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवरेज हायर, फिर जो आएगा उसे कंपेयर करेंगे सी को स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवरेज लोअर। ये क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, घर इतने का होना चाहिए किराया। अब मान लिया आप कह रहे हैं जी हमने तो 12,000 में दिया है, तो गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, 12,000 पे टैक्स दे दो। आपने कहा 6,000 पे दिया है, वो कहेगी नहीं 8,000 से कम तो मानेंगे नहीं। इट मीन्स एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन अगर ये 16,000 है तो ये ऐसे हमारा GAV, तो हमें ये निकालना है। इसलिए बोला गया कि ये नोशनल इनकम पे टैक्स निकलता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि नोशनल इनकम पर क्यों टैक्स निकलता है, क्योंकि एक्चुअल में ये आपको मिल भी रहा है या नहीं जरूरी नहीं है। चलिए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। हाउस नंबर 1, एनुअल वैल्यू निकालना है। एनुअल वैल्यू ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद निकलता है। पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू है 11,000। वैसे म्युनिसिपल फेयर रेंटल वैल्यू दोनों में कोई फर्क नहीं है, कंपैरिजन होता है। तो मैं यहाँ फेयर रेंटल वैल्यू या म्युनिसिपल वैल्यू लिख देता हूँ, नहीं तो हर बार उल्टा करना पड़ेगा मुझे। तो फेयर रेंटल वैल्यू है 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 11,000, दोनों में से जो भी ज्यादा हो 11,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट है 12,000, दोनों में से जो भी कम हो, तो दोनों में से कम क्या है, 11,000। फिर एक्चुअल रेंट 13,000, दोनों में से जो भी ज्यादा हो 13,000। ये 13,000 GAV आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मतलब ये घर का एक तरीके से लेट आउट वैल्यू आ गई। अब मुझे इसमें से 10% म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, जो म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू 11,000 है, उसका 10% 1100 होता है, तो मैं इसे लेस कर दूंगा। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कि मेरे घर की जो वैल्यू है वो एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, एनुअल वैल्यू तो 11,900, तो 11,900 रुपए एनुअल वैल्यू हो गई। इसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेस करनी होती है, 30%, इंटरेस्ट और लोन भी माइनस होना होता है। लेकिन अभी ये शुरुआत है आपके लिए, शुरुआत है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए अभी हमने ये पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही निकालना सीख रहे हैं और एनुअल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। सेकेंड हाउस, फिर रेंटल वैल्यू 13,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 12,000,
जो भी ज़्यादा हो, स्टैंडर्ड रेंट 11,000 जो भी कम हो, एक्चुअल रेंट 10,000 जो भी ज़्यादा हो, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी आ जाएगी 11,000। म्यूनिसिपल वैल्यू का 10% म्यूनिसिपल टैक्सेस है और वो है 12,000। 12,000 का 10% 1,200, 9,800 आएगा क्या? कोई डाउट इसमें? एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे हाउस हैं ताकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हर एक सिचुएशन आ जाए। थर्ड हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 12,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 11,000 जो भी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड रेंट 9,000 जो भी कम हो, एक्चुअल रेंट 15,000 जो भी ज्यादा हो, GAV आ गया 15,000। अब मुझे 10% म्यूनिसिपल वैल्यू का लेना है, 11,000 का 10% 1,100, 13,900 रुपये घर की एनुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक फर्स्ट पार्ट है जो हमें करना है। सबसे पहले हमें यही करना होगा हर क्वेश्चन में। फोर्थ हाउस, फेयर रेंटल वैल्यू 14,000, स्टैंडर्ड म्यूनिसिपल वैल्यू 19,000, विच एवर इज मोर। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से 25,000, विच एवर इज लेस। फिर इसे कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज मोर। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन सेटअप किया है कि एक फर्स्ट हाउस में हमारी GAV एक्चुअल रेंट के इक्वल आ रही थी, सेकंड हाउस में हमारी GAV स्टैंडर्ड रेंट के इक्वल आ रही थी, थर्ड हाउस में हमारी GAV एक्चुअल रेंट के इक्वल आ रही है, इसमें GAV हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो अलग अलग आ रही है, इस हिसाब से सेट किया गया है। 19,000 आ गया, 10% 1,900, 17,100। अब आ गया हमारा फिफ्थ, फेयर रेंटल वैल्यू 19,000, 28,000 जो भी ज्यादा हो, स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, एक्चुअल रेंट जो भी ज्यादा हो, और म्यूनिसिपल वैल्यू है 28,000 तो 2,800, 19,200। और सिक्स हाउस में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इसमें फेयर रेंटल वैल्यू 25,000, म्यूनिसिपल वैल्यू 29 जो भी ज्यादा हो। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो कई लोग इसे जीरो कह देते हैं, नहीं, यहाँ स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो इसे छोड़ दो। और एक्चुअल रेंट है 14। दो इन शॉर्ट, अगर हमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो तीनों में जो सबसे ज्यादा वही आ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट विच मिनिमम वाला तो गायब ही हो गया, तो तीनों में जो सबसे ज्यादा वही आ जाएगा अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो। और म्यूनिसिपल वैल्यू का 2,900, 26,100। तो ये अलग अलग सिचुएशन में हमने निकालना सीखा एनुअल वैल्यू। तो उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे इसे करते हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर की एक खास बात है, बहुत अच्छी बात जो मुझे भी लगती है, कि इसका एक नॉर्मल क्वेश्चन 2-3 मिनट में हो जाता है, तो टाइम ही नहीं लगता। मिस्टर एक्स है, उनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, किराए पर दिया, म्यूनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब दे रखा है, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी। तो मैं आपको बताता हूँ कायदे से इसे कैसे करना है एग्जाम में। आपको आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है कंप्यूटेशन ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर। आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, वो डाल देंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। और यहाँ पर लिखेंगे आप
ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 में निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हमें दिया है पे रेंटल वैल्यू 90,000 पर मंथ और म्यूनिसिपल वैल्यू 70,000 पर मंथ। विच एवरेज हायर लेते हम, 90,000 पर मंथ हो गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट 81,000 पर मंथ, विच एवरेज लोअर लेते हम और इसे एक्सपेक्टेड रेंट भी बोलते हैं। ये हो गया 81,000 पर मंथ और एक्चुअल रेंट है 80,000 पर मंथ। तो इसका मतलब मेरी GAV आ गई 81,000 पर मंथ। तो मैं बजाय एक एक वैल्यू हर एक को कंप्यूट करता, कैलकुलेट करता, मैंने क्या करा, मैंने ऐसे लिख दिया 81 इंटू 12, 9,72,000। तो 9,72,000 मेरा GAV आ गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, वो है 60,000। तो इसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू, 9,12,000। इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो 9,12,000 का 30%, 2,73,000 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज 50,000, तो ये भी लेस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, कितना है 588,400। म्युनिसिपल वैल्यू मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है क्या होता है ये, लोकल अथॉरिटी का जो वैल्यू होता है टैक्सेस के लिए। फेयर रेंटल वैल्यू मैंने बता दिया आपको, आसपास के एरिया में स्टैंडर्ड रेंट मैंने बता दिया जो आप ज़्यादा से ज़्यादा किराया ले सकते हैं। एक्चुअल रेंट जो हमने लिया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल रेंट का क्या मतलब है जो हम 12 महीने का ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा लिखा है, कई बार हमें ऐसा सीधा नहीं लिखा होगा, हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल is an important factor in determining the annual value of house property, this is not the only decisive factor। क्योंकि हमें तो म्युनिसिपल वैल्यू भी, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ लेना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्चुअल रेंट could be dependent upon various considerations. There could be circumstances where the owner agreed to bear certain obligation of the tenant. For example, the water and electricity bill of the tenant may be payable by the owner. अब मान लिया मैंने किराया लिया 10,000 रुपये पर मंथ और मैं 2,000 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल देता हूं और इलेक्ट्रिसिटी कौन यूज कर रहा है, टेनेंट। तो मेरी जेब में तो 8,000 ही आ रहे हैं, तो घर का किराया तो 8,000 हुआ ना। The de facto rent, that is what should have been the actual rent, will be calculated by reducing from rent receivable the amount spent by the owner to meeting the obligation of tenant। तो ये लेस होना चाहिए, ये लिखा है। ये बात समझ में आती है।
On the other hand, if any obligation of water electricity bill of the owner is made by the tenant, the de facto rent will be computed by adding to the rent received receivable. ये क्या कह रखा है? मान लिया मैंने टेनेंट से कहा कि घर का किराया 10,000 है, ठीक है, प्लस जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो तो आप दोगे, मेरा भी आप ही दोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्यों देगा भाई? वो दे रहा है, इसका मतलब ये किराया कम है ना भाई। अगर ये किराया मान लिया घर का कायदे से किराया होना चाहिए 12,000, मैंने उससे कहा घर का किराया 10,000 है और 2,000 पर मंथ तुम मेरा भी बिजली का बिल देना, तो उसने सोचा 12,000 किराया है ही, 10,000 दो 12 ही बेटर दे दूंगा। उससे मेरा क्या फायदा होगा? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहूंगा मैं तो 10,000 किराया ले रहा हूँ। इनकम टैक्स कहेगा नहीं, जो 2,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर रहा है ना टेनेंट, आपके घर का किराया ही आपको दे। ये तो मैं घर किराए पे दे रहा हूँ, डिस्क्लोज ना करूं तो ऐसे नहीं हो। ये तो हम सारी बातें ये मानते हुए कर रहे हैं कि सब कुछ डिस्क्लोज हो रहा है, वरना तो आप घर किराए पे दें और ना डिस्क्लोज करें तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? आप कहो कि कोई भी डिस्क्लोज ही नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो डिस्क्लोजर होता है। अब मान लिया टेनेंट जो ओनर है उसने प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाया है कि कल को अगर टेनेंट मना कर दे, किसी बात से मुकर जाए, तो उसने प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाया कि 10,000 आप मुझे दोगे, 2,000 मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे। अब वो अगर गवर्नमेंट को पता चलेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलेगा, तो वो कहेंगे घर का किराया 12,000 है, 10,000 नहीं है। तो ये बात इनकम टैक्स पढ़ते हुए आप कभी भी ये मत लाएं कि ये तो ना बताए, तो ये तो हर सिचुएशन में ना बताए तो नहीं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अगर सामने आएगी बात तो हम क्या करेंगे। अगर मान लिया हमारे सामने ये बात आई तो आप ओनर से क्या कहेंगे? क्यों बता रहा है मुझे? बता दिए तो अब क्या करें? तो अब किराया 12,000 होगा, 10,000 नहीं होगा। समझ में आती है बात? तो अगर इस इन शॉर्ट रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, क्योंकि मान लिया 12 में से 10 महीने का दिया तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो ये लेंगे, इसमें से हम माइनस प्लस करेंगे इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ ओनर पेड बाय टेनेंट। अगर टेनेंट ने ओनर की कोई भी ऑब्लिगेशन की पेमेंट करी है तो वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि वो क्यों करेगा? वो पेमेंट ऑब्लिगेशन इसलिए देगा कि वो रेंट दे रहा है, माइनस ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट पेड बाय ओनर। अगर ओनर टेनेंट का कोई खर्चा कर रहा है, इसका मतलब उससे किराया कम है। मान लिया लिफ्ट मेंटेनेंस है, लिफ्ट को कौन यूज करता है? टेनेंट। हम ये एज्यूम करेंगे, कुछ नहीं कहा कि ओनर का घर बहुत दूर अलग है और जिस सोसाइटी में घर है वहां केवल टेनेंट रहता है। यहाँ लिखा है कि लिफ्ट मेंटेनेंस, स्टेयर चार्जेस, लाइटिंग चार्जेस और गार्डनर पेमेंट, गार्ड फीस पेड बाय ओनर। तो ये सब फैसिलिटी यूज कर रहा है टेनेंट, उसे देना चाहिए ना। दे रहा है ओनर, इसका मतलब वो किराया ज्यादा ले रहा है, इस किराए में इंक्लूड है सब कुछ। देखो होता क्या है, ये आएगा हमारा डी फैक्टो रेंट ऑफ हाउस। देखो क्या हुआ, मैंने अपना घर किराए पे देना, मैं जो भी मेरे से किराएदार आता था पूछता था, मैं उससे कहता था 5,000 रुपये घर का किराया है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्लस सिक्योरिटी चार्जेस, प्लस मेंटेनेंस चार्जेस, प्लस गार्डनर चार्जेस, प्लस ढिमकाना फलाना, और ऐसे करता था। मैं कहता था कि भैया 10,000 रुपये पर मंथ का है, वो ये सुन के भाग जाता था। अब मैंने क्या कहना शुरू करा, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा 10,000 रुपये पर मंथ का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, मेंटेनेंस फ्री, गार्डनर फ्री, लिफ्ट मेंटेनेंस फ्री, सब फ्री है। वो ले लिया उसने। अब सब खर्चा करने के बाद मेरी जेब में 5,000 ही आ रहे हैं जो पहले भी आते, लेकिन अब मैंने उसको दूसरे तरीके से कहा, मैंने कहा सब कुछ फ्री है भैया, और फ्री इस दुनिया में कुछ होता नहीं, मैंने पहले ही पैसे ले लिए उससे। तो घर का किराया, यहाँ जो रेंटल है वो डी फैक्टो रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेना है, तो हमें ये सब लेस करना है ना। वहीं अगर ये घर का किराया है 5,000 और मैंने उससे कहा 2,000 रुपये रेंट है भैया,
कहा हाँ जी अभी दे दो। हमने कहा क्या काम करते हो? कह रहे किराने की दुकान है। मैंने कहा 3,000 महीने का किराने का सामान लूंगा तेरी दुकान से। मैंने कहा चलो ठीक है। अब 2,000 रुपये किराया नहीं है, 5,000। 2,000 कैश मिल रहा है, 3,000 रुपये इन द फॉर्म ऑफ काइंड अदर सर्विसेज। तो ये बात है, बस ये बात ध्यान रखनी। ऑन द अदर हैंड इफ ऑब्लिगेशन वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर इज मेड बाय द टेनेंट, तो ये हम क्या करेंगे, अमाउंट इज पेड बाय टेनेंट विल बी, ऑब्लिगेशन है लैंडलॉर्ड की, तो वो क्यों दे रहा है, ऐड हो जाएगा। इट में हाउएवर बी ऑब्जर्व द म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आर टू बी बोर्न बाय ऑक्यूपायर हु इज इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इज द टेनेंट। Therefore, if such municipal taxes are borne by the tenant, the rent received or receivable should not be increased to calculate de facto rent। मतलब अगर टेनेंट ने रेंट दी, ये म्यूनिसिपल टैक्सेस दिए हैं, तो हमें कुछ नहीं करना क्योंकि उसी की ड्यूटी है देना। फर्दर, और अगर मान लिया ओनर ने दिए तो हम याद दिए ग्रोस एनुअल वैल्यू में से लेस कर देते। तो यहाँ पर एनुअल एक्चुअल रेंट को प्लस माइनस नहीं करना, म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर ओनर देगा वो बाद में लेस होते हैं। Further, where repair expenses are borne by tenant, the rent received or receivable should not be increased to calculate de facto rent, क्योंकि रिपेयर का तो आपस की बातचीत है, क्या करें। Any deposit received from the tenant for the property's capital receipt, thus it cannot be treated as income. Further, while determining the actual rent, no notional interest will be taken। देखो ये सारी चीजें इसलिए हटाई गई हैं, पहले 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ना होकर ये सारी बातें उसमें ली जाती, तो ये वही है जो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअल रेंट, रिसीट और रिसीवेबल प्लस जो भी ओनर को बेनिफिट डिराइव होगा वो प्लस हो जाएगा, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस और रिपेयर चार्जेस टेनेंट जो दे रहा है उसे ऐड नहीं करेंगे, और जो भी बेनिफिट ओनर टेनेंट को दे रहा है वो सब माइनस। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर बी ओनर है घर के दिल्ली में, उन्होंने लेट आउट किया मंथली रेंट 8,000। He paid ₹2,000 for insurance, 3,000 for ground rent, 1,000 for repair, 500 for lift maintenance, 800 for lighting of stairs and 1,200 for gardener। हमें एक्चुअल रेंट निकालना है। ये सब मंथली चीजें हैं मेरे ख्याल से। यह मंथली क्या है, मंथली रेंट है 8,000, ये मंथली है, बाकी सब टोटल अमाउंट है। तो एनुअल रेंट है 8,000 इंटू 12, 96,000। ओनर ही पेमेंट करा है इंश्योरेंस का, तो ओनर को ही देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। ग्राउंड रेंट दे रहा है ओनर को देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। रिपेयर ओनर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट मेंटेनेंस का खर्चा तो ये टेनेंट को देना चाहिए, लेकिन दे रहा ओनर, तो माइनस कर देंगे जो इसने दिया है। लिफ्ट मेंटेनेंस 500, लाइटिंग ऑफ स्टेयर्स, गार्डनर फूलों की खुशबू टेनेंट सूंघ रहा है, तो उसी को पेमेंट करना चाहिए। कितना आ गया? तो ये डी फैक्टो रेंट है। डी फैक्टो मतलब कायदे से जो रेंट होना चाहिए घर का। तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट 93,500 है। तो जब हम जीएवी निकालते हैं और उसमें हम लास्ट में एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, तो एक्चुअल रेंट हमारा ये होता है जो हमने निकाला है। उसमें सीधा सीधा दिया हुआ था और यहाँ पर हमने ये निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी इतना रखते हैं हम। आज की क्लास में स्टार्टिंग ही हुई है हमारी क्लास, तो एक थोड़ा बेसिक आइडिया आपको हो गया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर एक ये और बता देता हूँ ताकि आप कुछ क्वेश्चन कर भी पाए। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। कंपोजिट रेंट ले देकर लगभग वही बात है जो अभी अभी हमने पढ़ी है। केसेस ऑफ कंपोजिट रेंट, इन सर्टेन केसेस ओनर चार्जेस रेंट फ्रॉम टेनेंट नॉट ओनली ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बट अदर फैसिलिटी और सर्विसेज ऑल्सो, तो उसे कंपोजिट रेंट बोल देते हैं। कंपोजिट रेंट भी कह सकते हैं, अगर मान लिया मैं उसे और कोई फैसिलिटी बोल रहा हूँ उसके अंदर इंक्लूड हो गया। कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर द प्रॉपर्टी एंड फॉर वेरियस फैसिलिटी प्रोवाइडेड अलोंग विद द लिफ्ट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, लगभग वही बातें हैं। तो कंपोजिट रेंट के अंदर वो सब भी इंक्लूडेड है, तो मुझे वो सब लेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो पोर्शन ऑफ रेंट एट्रीब्यूटेबल टू लेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस शुड बी टेकन एज हाउस प्रॉपर्टी, और जो अदर रेंट है, अगर और कुछ भी ले रहा हूँ मैं अलग से और उसमें कोई बेनिफिट कमा रहा हूँ, तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी,
क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में मैं घर से जो कमाई कर रहा हूँ वही आता है। कंपोजिट रेंट ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फॉर प्रॉपर्टी एंड हायर चार्जेस ऑफ द मशीनरी प्लांट फर्नीचर ओनर। मान लिया मैंने आपको घर दिया, फर्निश्ड हाउस दिया, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें दे दी, मैंने एसी दे दिया आपको, मैंने आपको वॉशिंग मशीन भी दे दी, ऐसा बहुत कुछ दे दिया, फर्निश्ड हाउस दे दिया। तो जो घर का किराया है उसमें और चीजों का भी तो किराया आ रहा है एसेट्स का, तो लिखा है देन द पोर्शन ऑफ द रेंट एट्रीब्यूटेबल टू द प्रीमाइसेस विल बी टेकन एज हाउस प्रॉपर्टी। जो अदर कंपोजिट रेंट है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में आएगा या अदर सोर्सेस में आएगा। ऑन द अदर एंड इफ द लेटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज इनसेपरेबल, अगर अलग अलग हम नहीं कर सकते हैं तो हम मशीनरी फर्नीचर एंटायर इनकम विल बी टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम और प्रोफेशन। अगर मान लिया मैं कुछ ऐसा है कि मैं अलग अलग कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, तो फिर मैं बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज में जाऊं, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में रहूं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 5 घर है, GAV निकालना है। तो यहाँ तो नॉर्मल केस है, म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू जो भी ज्यादा हो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू जो भी ज्यादा हो, तो इन दोनों में से फर्स्ट हाउस के लिए ज्यादा क्या 150, उसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से जो भी कम हो, तो इसे क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे 1,80,000, तो हमारे पास जो भी ज्यादा हो वो GAV आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है, तो सेकंड हाउस में जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आएगी 2,40,000। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो 114, इससे कंपेयर करेंगे जो भी कम हो 114, कंपेयर करेंगे जो भी ज्यादा हो 120। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, तीनों में जो सबसे ज्यादा हो 1,08,000, 80, 78, 78। करके बताऊं एक एक चीज कैसे आई, क्या समझ में आता है ये? हम्म, यहाँ पूछा कंप्यूट इनकम टैक्स लाइबिलिटी, आपको इनकम टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है। मिसिस एक्स है, इनका एक घर है, 62,000 रुपए पर मंथ का किराए का है, और म्यूनिसिपल वैल्यू है 72,000, फेयर रेंट है 90,000 और स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 72,000 पर मंथ, फेयर रेंटल वैल्यू 90,000 पर मंथ, जो भी ज्यादा हो। प्रेजेंटेशन में एक क्वेश्चन में करके दिखा चुका हूँ कैसे करना है, अब मैं ये आपको सीधा सीधा करा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के लिए अगर आपको देखना है तो क्वेश्चन नंबर हमारा था ये, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिख करके बताया आपको एग्जाम में कैसे करना है, लेकिन अब मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन टेस्ट में या एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना जैसा मैं कर रहा हूँ, उसमें प्रॉपर आपको प्रेजेंटेशन को रखना है। स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख, जो भी कम हो इसे एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, इसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, और एक्चुअल रेंट है मेरा 62,000 पर मंथ, GAV आ जाएगा 90,000 पर मंथ, तो मैं इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10,80,000, इसमें से लेस होता है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 40,000, तो इसे बोलते हैं एनुअल वैल्यू 10,40,000, माइनस होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30%, 3,12,000, माइनस होता है इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000 का, 6,68,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 115BAC में आएंगे,
है ना। फर्स्ट क्या था टैक्स रेट, याद है, भूल गए? फर्स्ट 3 लाख पर, फिर नेक्स्ट 3 लाख पर 5%, कितना है? 17,000। फिर बचा हुआ क्या है? 68,000। इस पे 800, कितना आया? याद है रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या कहती है? क्या? 7 लाख तक की इनकम पर, तो यहां पर आएगा रिबेट। हाँ, सेस अभी लगाया नहीं ना, अंडर सेक्शन 87A। तो ये है 21,800 और 25,000, क्योंकि आपकी 7 लाख रुपए की जो इनकम है उसके ऊपर जो आपका टैक्स है वो कितना होता है? आपका 25,000 का टैक्स होता है, और 7 लाख तक की इनकम एलिजिबल होगी। तो यहाँ पर दोनों में से जो भी कम हो, 21,800 का आपको रिबेट मिल जाएगा, टैक्स आएगा इनका। अगर ये नॉर्मल जो है हमारा पुरानी वाली स्ट्रीम में जाएंगे, इसमें 115 BAC से बाहर रहना चाहते हैं, तो ये 60 साल के हो गए हैं, तो इनके लिए हमें शुरू के 3 लाख रुपए फ्री करने पड़ेंगे, लेकिन टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वहाँ रिबेट 5 लाख रुपए तक की मिलेगी और इनकी कोई डिडक्शंस वगैरह है नहीं। 80C वगैरह की डिडक्शन वगैरह होती और लिखा होता, क्योंकि इस आप ही के इस असेसमेंट ईयर 24-25 से 115 BAC को डिफॉल्ट स्ट्रीम रिजाइम कर दिया है टैक्स के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसी बार से ऐसा हुआ है। हम क्वेश्चन 4 और 5 कर लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 है, मिस्टर एक्स ऑनर है घर के, लेट आउट है 20,000 पर मंथ, म्यूनिसिपल वैल्यू है, पेरेंटल वैल्यू स्टैंडर्ड है। तो 15,000 और 21,000 जो भी ज्यादा हो, और 18 और 20,000 रुपए आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 2,40,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 5,000, नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 2,35,000। कोई टेंशन है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, इनके पास 3 घर हैं दिल्ली में। पहला घर के 2 हिस्से हैं, दूसरा घर है और तीसरे घर के भी 3 हिस्से हैं। हमें एनुअल वैल्यू निकालनी है 3 घरों की। तो यहाँ पर पहले घर की बात करें तो म्यूनिसिपल वैल्यू 1,20,000, पेरेंटल वैल्यू 1,50,000, जो भी ज्यादा हो। फिर स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो, एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, इसका नाम है अलग से, 1,30,000। एक यूनिट का किराया 70 है, तो 2 यूनिट का 140 हो गया, तो हमारा GAV 1,40,000 हो गया। और अब हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस है ड्यू बट नॉट पेड माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, तो एनुअल वैल्यू 1,40,000 आ जाएगी, क्योंकि हमारा ड्यू बट नॉट पेड नहीं, हमारा एक्चुअल जो पेमेंट होता है वो ही माइनस होता है। तो हमने क्योंकि पेमेंट नहीं किया इसलिए ये माइनस नहीं होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस है, म्यूनिसिपल वैल्यू पेरेंट जो भी ज्यादा हो, 75 ही आ रहा है अभी, और 84, तो यहाँ पर 84,000 आ जाएगा। GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, 8,000 पेड इन दिस ईयर एंड 9,000 करंट ईयर ड्यू बट नॉट पेड। तो हमने 8,000 की पेमेंट करी है, तो 8,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया हमारा? 76,000। थर्ड हाउस,
तो 60, 75, 75, 72 एंड 21 इंटू 3, तो 72 ही हो गया। GAV 72,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 60,000, इस साल का 6,000 और 9 अगले 9 साल का एडवांस दे दिया है 54,000, टोटल 60,000, तो 60,000 माइनस हो जाएगा, पेमेंट बेसिस पे लेस होता है। ज्यादा होता तो माइनस में भी आ जाता, लॉस भी आ जाता। एनुअल वैल्यू क्या आ गया? 12,000। एनुअल वैल्यू 12,000। तो केस 2 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।